सर आप देखें आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई देखिए। जी सर। अस्सलाम आप जो वालेकुम शेयर एवरीवन। शेयर कर दें हमारे आप साथ। लोग को आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? देखिए, बेसिकली वर्कशॉप का एजेंडा यही था कि हम इतने कम टाइम के अंदर किस तरह इसको हम इफेक्टिवली बना सकते हैं। तो उसमें मैंने यही अप्रोच अडॉप्ट करी कि हम इस तरह लेके चलें कि अगर मैं कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता एसपीएम का इन एन एग्जाम इन्वायरमेंट, तो मैं उसको किस तरह प्लान आउट करता, उसके अंदर मैं किस तरह एक पैटर्न डेवलप कर लेता अपनी प्रैक्टिस के लिए, जिसमें मुझे ये पता चलता रहे कि वेदर मिस्टेक जो है मेरी नॉलेज डेफिशिएंसी की वजह से, वेदर मिस्टेक मेरी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन की वजह से, वेदर मिस्टेक मेरी ड्राफ्टिंग की वजह से है, मैं सही से चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाता, या मेरा इशू टाइम मैनेजमेंट का है। ये तीन चार चीज़ें ही होती हैं जो हमें इम्पैक्ट कर रही होती हैं किसी भी पेपर में, और हम इसको मिस अंडरस्टूड कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें हम उठा के डाल देते हैं कि पेपर अजीब सा था, हमें समझ में नहीं आया। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक फ्रेम ऑफ माइंड हमारा पेपर से पहले क्या होना चाहिए राइट इन द एग्जाम इन्वायरमेंट, कि मेरे पास एसपीएम का पेपर है। एसपीएम के पेपर के अंदर मेरे पास जो एक ब्रॉडर कैटेगरीज हैं जिनकी मैं बात करूं, आपके पास अगर ग्रेड ए की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप पढ़ रहे होते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन प्लस रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद जब मैं ग्रेड बी पे मूव करता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ आईटी स्ट्रेटेजी पे। देन जब मैं ग्रेड सी पे मूव करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस की स्ट्रेटेजी आ जाती है। पहली कौन सी? एचआर स्ट्रेटेजी। दूसरी कौन सी? ऑपरेशंस की स्ट्रेटेजी। थर्ड वन इज माय मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये सब करने के बाद मुझे ये भी पता चलना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है, किस फंक्शन के अंदर किस तरह परफॉर्म कर रही है, और जो डिफरेंट मेरे पास स्टेजेस हैं स्ट्रेटजी के, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के, वहां पे भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है। अब यही मेन रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट को अलग करना पड़ा। पहले ये कंबाइन होता था हमारे पास ग्रेड ए के साथ, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस जो थी वहां पे हाइड हो रही थी, क्योंकि परफॉर्मेंस मेजरमेंट एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो रही होती है। जो आपका, जिसको मैं ग्रेड ए लेवल पे कह सकता हूँ कि आप जो स्ट्रेटेजी बना रहे वो किस तरह परफॉर्म कर रही है, उसको आपने प्रोग्रेस मॉनिटर करना है, जैसा हमने सोचा था वैसा इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। या वो आपके पास होगी एट फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल का मतलब क्या है कि मेरे पास ग्रेड बी और सी जो है मेरी आईटी स्ट्रेटेजी, इसी तरह मेरा एचआर, मेरे ऑपरेशंस, देन माय मार्केटिंग, इन सारे एरियाज में भी आपकी परफॉर्मेंस मेजर हो रही होती है और हो सकती है। देन उसके बाकी डायनामिक्स से जब मैं इसका सवाल कराऊंगा उस पर डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपके माइंड में एक स्केच तैयार कर रहा हूँ जो पेपर में जाने से पहले मेरे माइंड में होना चाहिए, ताकि मैं इजीली नेविगेट कर सकूं। जब मैंने परफॉर्मेंस मेजर कर ली, मैं उसको रिपोर्ट कैसे करूं? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी तो मुझे करना है, ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल भी मुझे रखना है। मेन तो आपके शेयर होल्डर्स ही होते हैं जो कंपनी चला रहे होते हैं। उसके साथ साथ आपके जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस भी हमने जिस तरह चैप्टर 1 में पढ़ा है वो इतना सिग्निफिकेंट हो सकता है कि आपकी कंपनी बंद करने की नौबत आ सकती है। तो रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए चैप्टर 17 के अंदर उसने रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, और उसमें स्पेशली सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट मेरे पास आया। एक मिनट रुकिएगा।
रिपोर्टिंग में मेरे पास सस्टेनेबिलिटी देन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुझे काइंडली कंफर्म करिएगा आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है? चैट में कोई भी बता दें। सही है। रिपोर्टिंग के बाद फिर हम जब आगे मूव करें तो हमने ये चीज़ चेक करी कि हमने बिजनेस स्ट्रेटेजी बना ली, उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर ली, उसकी रिपोर्टिंग भी कर ली। अब आखिरी क्वेश्चन जो रह जाता है कि क्या मैंने सब कुछ इथिकल वे के अंदर किया या नहीं किया। क्योंकि एथिक्स पढ़ाना हर कोर्स के साथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आपके पास ये होता है कि हम प्रॉफिट को परस्यू करने के पीछे, बिजनेस ग्रोथ के पीछे हम कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे होते हैं जो लीगल तो होते हैं लेकिन इथिकल नहीं होते। इसी तरह जब हम इंडस्ट्री के अंदर जाके या फर्म के अंदर जाके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारे कौन से एक्शंस में भी अलाउड हो सकते हैं लेकिन वो इथिकल वे के अंदर नहीं हो सकते, जिसकी वजह से जो आपका पूरा पर्पस है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का, सारी चीज़ों का, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर आप चीज़ों को इथिकल वे के अंदर नहीं लेके चलेंगे, इथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं करेंगे। इसलिए ये टॉपिक आप देख रहे होंगे कि आईकैप के ऑलमोस्ट सारे पेपर के अंदर एथिक्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद होता है। अब बताने का पर्पस ये था और बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चलने का पर्पस ये था कि क्या मेरे माइंड में मेरे एसपीएम के सब्जेक्ट की ग्रिड इस तरह बनी हुई है, क्या मुझे ये पता भी है कि मेरे सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए हुए हैं। क्योंकि जब तक मैं ये शेल्फ ड्रॉ नहीं करूंगा अपने माइंड में, मैं पेपर के अंदर स्टार्टिंग 15 मिनट्स के अंदर नेविगेट नहीं कर सकता सही तरीके से। लोग बोलते हैं ना 15 मिनट के अंदर हम कैसे सवालों को पिक करेंगे, कौन सा सवाल हमें करना है कौन सा नहीं करना, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ के बहुत शॉर्ट टाइम होता है। लेकिन उससे पहले ये सवाल भी तो होना चाहिए, क्या मुझे पता है कि मुझे सवालों को किन एरियाज में ट्रेस करना है। क्या मेरे पास ये एवेन्यूज अवेलेबल हैं जिसके अंदर मैं चेक कर सकूं कि भाई अच्छा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को कहाँ पे डेजिग्नेट करूं, मैं किस ग्रिड में लेके जाऊं जिसके अंदर मुझे फर्दर सोचना पड़े क्या मुझे वो सवाल आता भी है या नहीं आता। तो ये एक समरी लॉजिकल वे में बताने का पर्पस ये था ताकि बुक आपके माइंड में जब भी आए, एसपीएम का कोर्स आए, वो हमेशा इन पैरामीटर्स के गिर्द घूमे, ताकि एटलीस्ट आप करेक्ट ग्रिड पे तो पहुंचे सवाल पढ़ते वक्त। उसके बाद आप फर्दर उस ग्रिड के अंदर जाएं चैप्टर्स में, चैप्टर्स के अंदर आप फर्दर जाएं टॉपिक्स में, टॉपिक्स में भी आप फर्दर जाएं कि टॉपिक्स के अंदर भी कौन से कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन हो रही है। ऐसा नहीं है कोई आउट ऑफ द बॉक्स आपके पास चीज आ जाएगी और उसकी आपके स्टडी टेक्स्ट पे या आपका जो कोर्स है उस पर एप्लीकेशन होगी नहीं। ऐसा नहीं मिलेगा आपको कहीं भी कि आपने कोई सवाल उठाया आप बोलेंगे कोर्स में कहीं से भी रिजेंबल नहीं करता या कोर्स में से नहीं आया। इसलिए ज़रूरी ये है कि मेरे पास एक ब्रॉडर लेवल पिक्चर माइंड में क्लियर हो, मेरी एरियाज पे ग्रिप क्लियर हो, मुझे हर सब्जेक्ट के हर ग्रिप के अंदर पता हो कि कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए हुए एट बेयर मिनिमम। अब ये ग्रिड माइंड में रखते हुए अब हम आते हैं मेन पेपर के ऊपर कि हम इसको कैसे लेके चल रहे होंगे। अब मेरे पास स्टार्टिंग 15 मिनट्स हैं। अगर मुझे पेपर का पैटर्न पता है तो यूजुअली 7 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। 7 क्वेश्चंस के अंदर मुझे ये नॉर्मली पता है कि एक क्वेश्चन मेरे पास लाजमी चैप्टर 16 से, परफॉर्मेंस मेजरमेंट से आ रहा होगा, एक मेरे पास लाजमी क्लियरली इथिक्स वाले चैप्टर से आ रहा होगा। बाकी एरियाज मैं ये पिक नहीं कर सकता कि मार्केटिंग से भी आ सकता है, सप्लाई चेन से भी आ सकता है, ऑपरेशंस के बाकी एरियाज से आ सकता है, एचआर से आ सकता है। इसी तरह मुझे ये पता है कि चैप्टर 10 से कोई ना कोई क्वेश्चन आना है, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन सब की सेपरेट ग्रिड्स मौजूद हैं। इथिक्स से मुझे पता है सवाल आ सकता है, चैप्टर 10 से आ सकता है, चैप्टर 16 से आ सकता है। तो 3 ग्रिड्स तो आपके पास कंफर्म है जिसमें से सवाल आना है। किस तरह का आना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये तो पता है कि सवाल उसमें से आएगा। तो मैं 7 में से 3 सवाल तो कम से कम इस माइंडसेट से ट्रेस कर सकता हूँ इजीली। और फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम कम है, किस तरह चीज़ों को फोकस करें, तो आप ग्रेड वाइज जा सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे मेन चीज़ जो हम लूज कर जाते हैं, जिस तरह अभी मैं आंसर्स डिस्कस करूंगा या सवाल डिस्कस करूंगा,
हर सवाल के अंदर ऑल दो चैप्टर 10 से है, चैप्टर 16 से है, आपका एथिक्स एथिक्स वाला चलो आप साइड पे कर दें, आपकी सप्लाई चेन एचआर हो गया, वहां पे आपकी जो फाउंडेशन है सब्जेक्ट की, जो आपकी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन है चैप्टर 1 से 7 की, वो कहीं ना कहीं जरूर अप्लाई हो रही होगी। ऐसा ना समझे कि हमने चैप्टर 1 to 7 वाली बड़ी क्रिएट उसको इग्नोर कर दिया तो मैं सवालों को इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पाऊंगा, लिंक कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा। वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा जब तक मैं जो ब्रॉडर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी, क्योंकि बहुत सारे सवालों में वो क्या करता है, आपको स्टार्टिंग पैराग्राफ में एक मेन स्ट्रेटेजी बताता है, कंपनी की डायरेक्शन बताते हैं कि भाई कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलप करने पे जा रहे हैं, मार्केट डेवलप करने पे जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एक्शन मेरे पास क्या है, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास क्या है। जब तक मुझे वो ओवरऑल पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक मुझे सवाल क्लियर नहीं हो सकता इजीली। तो अगर आप सेलेक्टिव स्टडी पे जाना भी चाह रहे हैं तो काइंडली जो लॉजिकल फ्लो मैंने ऊपर बताया है उसी को फॉलो करें, चैप्टर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ें, और लिंक जो है वो चैप्टर 1 से ही लेते हुए चलें, बुक बहुत लॉजिकल फ्लो के अंदर चल रही है। ऐसी कोशिश ना करें कि चैप्टर 10 पे डायरेक्टली चले जाएं, चैप्टर 15 पे चले जाएं। टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके ये देखें कि किस ग्रिड को कितना टाइम देना है। उस ग्रिड के अंदर जब मुझे कम टाइम देना है तो ऑब्वियसली मेरे पास चॉइसेस है, पूरा चैप्टर पढूं, सेलेक्टिव टॉपिक्स पढूं। सेलेक्टिव टॉपिक्स में जो हमारे थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं, जो चैप्टर की एक थीम होती है, जो मैंने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस की हुई है, वो थीम मुझे पता होनी चाहिए एटलीस्ट। मैं उन टॉपिक्स पे जाके सीक्वेंशियली जाके पूरी बुक खत्म कर सकता हूँ। पहला एंगल तो हो गया मेरी सब्जेक्ट नॉलेज के हवाले से, और मुझे किस तरह चीजों को सेग्रीगेट करते हुए चलना है। दूसरा एंगल होगा कि अब मेरे पास जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर मैं क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट करूं, क्या अप्रोच अडॉप्ट करूं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी सवाल करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बैठ रहा हूँ, तो अभी मैं आपको जिस तरह पेपर लेके चलूंगा ना, मैं आपको अप्रोच दे रहा हूँ। वो अप्रोच आपको आपके आगे आने वाले दिनों में सारे सवालों पे अप्रोच लगानी होगी जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। रिस्क वाला देखें पोर्शन जो है ना, उसके अंदर सवाल यूजुअली आ रहा होता है, उसके अंदर आपको रट्टा तो किसी भी टॉपिक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में अपने आप से पहले खुद सवाल करें कि क्या मुझे उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता है, क्या मुझे रिस्क मैनेजमेंट का मॉडल भी पता है कि उसके अंदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज अ सेपरेट टॉपिक, रिस्क मॉनिटरिंग इज अ सेपरेट टॉपिक, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इज अ सेपरेट टॉपिक। क्या मुझे ब्रॉडर पिक्चर पता है इसी तरह जो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी उसमें कौन से फ्रेमवर्क्स बताए गए, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर कौन सी ब्रॉडर कैटेगरीज मुझे बताई गई हैं। एटलीस्ट मुझे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो। उसमें रट्टा मारने वाली चीजें इस तरह नहीं होंगी डायरेक्टली कि आपने जाके वो चीजें याद कर ली, आप जब उसको थोड़ा सा समझ के लिंक करेंगे ना कुछ सवालों से तो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगी। तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरे चैप्टर्स को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दें, लेकिन जो एटलीस्ट उस टॉपिक की ब्रॉडर पिक्चर है, ताकि अगर पेपर में सवाल आ भी जाता है तो मैं उसको कम से कम 60-70% तो अटेम्प्ट कर सकूं। तो रिस्क को आप थोड़ा सा इस तरह लेके चलिएगा। चले पेपर फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हमें इसको लेके चलना है। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चंस को स्किम करना है ना, वो आप प्रैक्टिस बनाए रिक्वायरमेंट्स के थ्रू स्किम करने के लिए। मैं आया पेपर में, मैंने क्वेश्चन 1 देखा, ओवरऑल पिक्चर क्या देखी मैंने, अच्छा भाई पार्ट ए है, पार्ट बी है, यहाँ पे इसके 12 मार्क्स हैं, आई थिंक मुझे जो याद है यहाँ पे इसके 18 मार्क्स है, रिक्वायरमेंट कट गई है। अब मुझे पता चल गया यार ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, 20 मार्क्स के पहले क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या आ रही है, इवेल्युएट करना है मुझे आईएमएल यूजुअली कंपनी होगी उसकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इतनी सी ही बात पढ़ के मैं इजीली कह सकता हूँ दिस टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर 16। अब मेरा अपने आप से सवाल होगा, क्या मेरी परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे ग्रिप है। अब चैप्टर 16 तक तो पहुंच गया, चैप्टर 16 में भी कहाँ पहुंचूं, आगे देखते हैं। फॉर ईयर एंडेड 30 नवंबर 2022 ऑल्सो गिव सजेशंस टू आईएमएल ऑन द बेसिस ऑफ योर इवेल्युएशन। तो इसका मतलब मेरे पास पार्ट ए के भी दो हिस्से हैं। पहला तो सिंपल परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, या जिसको आप परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कह सकते हैं। दूसरा है आपकी सजेशन।
जिसमें बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रही होगी, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर कंपनी का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है, कंपनी के मसले मसाइल अलग हो सकते हैं। तो बुक के अंदर हर सारी सिचुएशंस को कवर करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, बुक आपको हिंट दे सकती है कि किस तरह अप्रोच लेके आपने चल रही है, और जो आप सवालों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसके थ्रू आपका नॉलेज बैंक बढ़ेगा। एक बात याद रखें, जो चैप्टर 16 है ना, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया, वो आपके पास MS2 के अंदर भी फॉल कर रहा होता है। उसकी सिग्निफिकेंस यही है कि उसमें आपको थ्योरी थोड़ा कम सपोर्ट करेगी। मैं ये नहीं कि मैं याद करके चले जाऊं सेल्स का रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, रॉस मेरे पास कैसे निकल रहा होता है। मुझे ये पता होना चाहिए कि जब मैं रेशोस निकाल लूं, उन रेशोस को मैं इंटरप्रेट कैसे करके दूंगा मैनेजमेंट को। वही आपकी वैल्यू एडिशन है, उसी के मेजर मार्क्स होते हैं। उसके लिए जरूरी क्या है, जब तक मैंने इसके कम से कम 5 से 6 सवाल नहीं किए हुए होंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के, फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने नहीं किए हुए होंगे, मेरा वो एक्यूमेंट डेवलप नहीं होगा। तो ये बात याद रखें, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले को अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट है फ्रॉम अदर चैप्टर्स। प्रैक्टिस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू गोइंग ओवर द टेक्स्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया मैंने पिक कर लिया, अब मुझे नेचर ऑफ द क्वेश्चन पिक करना, कि मेरे पास जो सवाल है उसकी नेचर क्या है। उस नेचर ऑफ द क्वेश्चन पिक करने में मुझे ये सबसे पहले देखना है, क्या मेरे पास एनालिटिकल सवाल है। एनालिटिकल क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या मेरे पास क्वांटिटेटिव इन्फो ज्यादा अवेलेबल है या क्वालिटेटिव। क्योंकि जब एनालिसिस में बेसिकली किसकी बेस पे करता हूँ, नंबर्स की बेसिस पे, फैक्ट्स की बेसिस पे, कोई ना कोई कॉन्क्रीट चीज होती है जिसकी बेसिस पे मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ। दूसरा मेरे पास हो सकता है या तो सवाल क्वालिटेटिव हो, जिसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन गिवन हो, जिसमें मेरा मेन फोकस जो है वो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे हो रहा होगा, जिसमें मैं बिजनेस इम्प्लीकेशंस स्ट्रेटेजी से चीजों को लिंक करते हुए अपनी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 की नॉलेज को यूज कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मेन पिक्चर मुझे क्लियर होनी चाहिए कि सवाल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, मुझे किस तरह लेके चलना है। मेरे पास, सॉरी इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन आ गई थी मेरे पास। काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा कि सारी चीजें क्लियर हैं। स्क्रीन आई थिंक लोड हो रही है, वॉइस, वॉइस एंड स्क्रीन अब दोनों आ गई हैं आप लोग के पास। आप लोग को क्लियर आ रही है आवाज अब? सही है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट में मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जब मेरे पास टाइप ऑफ क्वेश्चन एनालिटिकल हो, उसको अटेम्प्ट करने से पहले खास तौर पे जब मुझे अकाउंट्स लेवल की इंफॉर्मेशन गिवन हो, जिस तरह इस सवाल में गिवन है, सबसे पहला काम करें कि एटलीस्ट 2 कॉलम्स बना के 2 काम कर लें। वेरिएंस निकालें आप इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वॉइस स्लो आ रही है, 1 मिनट। स्लो आ रही है या आई थिंक हैंग हो रही है? अब बेहतर है थोड़ी? सही है। वेरिएंस मुझे निकालना है 2 चीजों पे, एब्सोल्यूट की बेसिस पे, और दूसरा आपने परसेंटेज की बेसिस पे। आप ये निकालने से पहले सवाल के अंदर मूव नहीं करेंगे। जब भी आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन होगा, उसके अंदर ये 2 काम बगैर सवाल पढ़े आपने करने हैं। ये मैं अभी 15 मिनट के अंदर वाली बात नहीं कर रहा, जब सवाल अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे होंगे तब वो काम करने, जिसमें आपने जब ये डेटा निकाल लेंगे, उस डेटा को रीड करें एट अ ग्लांस, देन आप मूव कर जाएं बाकी रीडिंग पे। ये अप्रोच आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि होता यह है कि एग्जामिनर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी रखता है
जब तक रेशो के थ्रू वो कनेक्ट नहीं होगी वो इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं होगी। आपको समझ में नहीं आ सकेगा कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, कंपनी के अंदर मसले मसाइल क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपने क्या करना है, आपने टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को देखना है। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, मेरे पास पीएनएल इन्फो, बैलेंस शीट इन्फो या कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन गिवन है। हाँ मेरे पास गिवन है, पीएनएल की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, बैलेंस शीट आइटम्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी निकला हुआ है मेरे पास शेयर होल्डर से रिलेटेड भी रेशोज आ रहे हैं। वर्किंग आपकी अपने लिए है। आप सवाल के अंदर जब अपना आंसर लिख रहे होंगे तो आपने ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही बनेगा कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीज बाय 10%। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये बना। अब रेवेन्यू इंक्रीज के अंदर फर्दर क्या हुआ, अच्छा मेरा रेवेन्यू 10% से बढ़ा, बट माई प्रॉफिट परसेंटेज हैज बीन डिक्रीज बाय 2%। जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, या मेरा रेवेन्यू बढ़ा, अब मैं और डिटेल में जा रहा हूँ कि मेरे रेवेन्यू के अंदर मेरा प्राइस क्योंकि मैंने इंक्रीज लिया था उस वजह से रेवेन्यू बढ़ा। वॉल्यूम मेरा नहीं बढ़ रहा, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, प्राइस का इम्पैक्ट मुझे पड़ रहा है, मुझे प्राइस इस तरह हिट कर रही है कि मेरा वॉल्यूम ड्रॉप जा रहा है। इसी तरह मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन जो मेरा इंपॉर्टेंट बिजनेस है उसके अंदर नहीं बढ़ रहा। सवाल समझा नहीं मैं आपका। सही है, तो बेसिकली अप्रोच स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका वही होगा। तो कैलकुलेशन बताना एग्जाम में पर्पस नहीं है, आप रिक्वायरमेंट को पढ़ना समझे। रिक्वायरमेंट में कहीं भी नहीं बोला हुआ कि कैलकुलेट या शो योर एनालिसिस। रिक्वायरमेंट का वर्ब भी आपके पास जो पहला है वो है इवेल्युएट। दूसरा आपके पास क्या है, गिव सजेशंस। तो दो वर्ब्स हैं तो इसका मतलब दो रिक्वायरमेंट्स हैं, और रिक्वायरमेंट के अंदर कहीं पे भी मुझसे रेशोस नहीं मांगे हुए। तो इस वजह से मैं कैलकुलेशन को सवाल में रफली करूं अपनी आसानी के लिए। क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउ नहीं, तो मुझे ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर पे करना पड़ रही होगी, या अपने कैलकुलेटर पे करके डायरेक्टली लिखते रहूं। लेकिन जब तक आप एक जगह पे पूरा जॉट डाउन नहीं करेंगे ना, आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही होगी। देखें वो बात तो अलग है। आपके पास अगर मैं इस सवाल को एड्रेस करूं तो दो चीजें आपके पास। पहली चीज है कैलकुलेशन, दूसरी चीज है इंटरप्रिटेशन। आपने यहाँ पे एरर कर दिया कैलकुलेशन लेवल पे, इसके मार्क्स ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, आपकी वर्किंग है नहीं कहीं पे। और देखें ये कोई एफ का क्वेश्चन नहीं है, या आपके पास कोई MSA 1 लेवल नहीं है जिसमें आपकी वर्किंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो। रेवेन्यू ग्रोथ निकालने के लिए सिंपल डिफरेंस लेके बेस ईयर से डिवाइड करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन एरर आपका मे बी टाइपिंग एरर हो सकता है। हाँ कुछ कॉम्प्लेक्स रेशोज आ जाए, रॉस आ जाए, मेरे पास इंटरेस्ट कवर आ जाए, फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहां पे मैं उसके मार्क्स लूज कर रहा हूँ। लेकिन अगेन जो आपने कैलकुलेशन की उससे आपने इंटरप्रेट क्या किया, उसने ये देखा कि सवाल में लेट से रेवेन्यू बढ़ रहा था, मैं बहुत ही बिल्कुल बेसिक लेवल पर चला गया, उतना बड़ा ब्लंडर कोई करेगा नहीं। सवाल में रेवेन्यू बढ़ रहा था, हमने रेशो में निकाल के बोला नहीं रेवेन्यू तो कम हो रहा है। रेवेन्यू कम हो रहा है तो आप उससे इन्फर क्या कर रहे हैं, आप उस चीज को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया में ये दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑल दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिस देगी इंटरप्रिटेशन के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, लेकिन इसके मार्क्स ज्यादा नहीं होंगे। ये एक बेसिक लेवल चीज है ना, फाइनल एग्जाम के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ के मार्क्स इतने ज्यादा थोड़ी रखेगा एग्जाम में। आप इंटरप्रेट करके बिजनेस को वैल्यू क्या ऐड करवा के दे रहे हैं। मुझे भी नजर आ रहा है रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, तीन चार और बंदों को भी नजर आ रहा है रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। हर किसी का एनालिसिस डिफरेंट होगा। किसका एनालिसिस बिजनेस के अंदर जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा होगा, जो आपका पार्ट 2 है, वही तो बेसिकली मेन पार्ट है। सजेशंस दें कंपनी को कि भाई आपके क्या हालात चल रहे हैं, किन चीजों पे आपको फोकस करने की जरूरत है, ये मोर इम्पोर्टेंट है। अब तीसरी चीज, अभी ये तक हमने दो बातों पे बात कर ली है। पहली चीज नेचर ऑफ क्वेश्चन पे, दूसरी चीज मैंने टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पे। अब आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी चीज मेरे पास क्या है कि मेरे एनालिसिस का जो ब्रेक डाउन है वो क्या होगा। तो मैं इसको यहीं पे मेंशन करूं,
मेरे पास रेशोज की कैटेगराइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरी कैटेगराइजेशन मेरे पास लिक्विडिटी, तीसरी कैटेगराइजेशन मेरे पास फाइनेंशियल रिस्क। अब इस स्पेक्ट्रम से बाहर लिखूं तो मेरे पास शेयर होल्डर रेशोज। अब सवाल के अंदर ये समझें कि सवाल के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन जब आपको पता चलेगी आपके पॉइंट 2 के अंदर, तब आप पॉइंट 3 पे आ सकेंगे कि मुझे सवाल को स्ट्रक्चर क्या देना है। 12 मार्क्स का सवाल है। 12 मार्क्स के अंदर मैं कितने एंगल्स पे बात करूं? प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करूं, लिक्विडिटी पे बात करूं, फाइनेंशियल रिस्क पे बात करूं, शेयर होल्डर रेशोज पे बात करूं। अब मैं गया सवाल के अंदर, रेवेन्यू नजर आ रहा है, आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर 1, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है, आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर 2, R&D एक्सपेंस मेरे पास आ रहा है। तो मेरे पास एटलीस्ट 3 पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू मैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर सकता हूँ। अब इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, ये आपके सवाल का स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद आया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के लिए मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के ऊपर मेरी लिक्विडिटी डिपेंड कर रही होती है। इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। हाँ, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है। 3 रेशोज उसने मुझे इजीली दिए हुए हैं कि मेरे पास मोस्ट लिक्विड कैश और इक्विवेलेंट पता है, थोड़े से कम लिक्विड रिसीवेबल्स वाली कैटेगरी पता है, करंट लायबिलिटीज है, तो मैं करंट रेशोज निकाल सकता हूँ। क्या मैं क्विक रेशो निकाल सकता हूँ? मैंने सवाल में देखा मुझे नजर नहीं आ रही इन्वेंट्री, तो मैं क्विक रेशो नहीं निकाल सकता। तो मैंने लिक्विडिटी पे बात करने के लिए मुझे रेशोज मिल गए। तीसरी चीज, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली आपकी गेयरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। गेयरिंग निकालने के लिए क्या मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट की इंफॉर्मेशन कहीं गिवन है? कहीं मुझे नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म डेट बैलेंस शीट परस्पेक्टिव से? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नजर आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन थोड़ा सा अलोन सफिशिएंट नहीं है कमेंट करने के लिए ऑन द फाइनेंशियल रिस्क। उसके लिए आपको इंटरेस्ट कवर की हेल्प लेना पड़ सकती है। इंटरेस्ट कवर वाली इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अपेरेंट नहीं है, तो मैं गियरिंग पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा। अब आ जाते हैं फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव अगेन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इज अ प्रॉफिटेबिलिटी मेजर, लेकिन इस मेजर की सबसे खास बात यह है कि ये आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दे रहा होता है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म के अंदर ही आता है ये, लेकिन शॉर्ट टर्म का भी समझ लें सबसे लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो ये आपको बताता है कि आप बिजनेस में कितना पैसा लगा रहे हैं और कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। ये रेशो कंपेरेबिलिटी को बूस्ट करता है कि भाई अब किसी एक बंदे ने 100 मिलियन बिजनेस पे लगाए, 100 मिलियन पे 10% कमा रहे हैं, एक बंदे ने बिजनेस में 10 मिलियन लगाए उस पे 10% कमा रहे हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों का रिटर्न जो निकल के आ रहा होगा वो अलग आ रहा होगा। उसके बाद एनुअलाइज टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट हो रहा है, जो आपके एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है। तो टोटल शेयर होल्डर रिटर्न मुझे पता है, डिविडेंड गेन मिलता है या तो शेयर होल्डर को या कैपिटल गेन मिलता है। तो उन लोगों का एवरेज रिटर्न फ्रॉम द कंपनी क्या हो रहा है वो मुझे नजर आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वैसे भी दोनों सालों में सेम है। अगर तो इस सवाल के अंदर मुझे गियरिंग की कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती कि इंटरेस्ट रेट सेम रहता लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म डेट बढ़ रहा होता, तब मैं इस पर बात करता। अभी इस पर बात करने का इतना ज्यादा फायदा नहीं है। नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स वेरिएंट्स लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर। अब ये मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा है बट इट विल हेल्प इन द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज वेल। क्यों? अब इसके लिए चैप्टर 1 से 7 में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केटिंग में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताने का पर्पस ये है कि जरूरी नहीं है कि चैप्टर 16 में मौजूद है तो आप चैप्टर 16 से ही हेल्प ले रहे होंगे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया बहुत डायरेक्टली कोरिलेट करेगा चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक। यही रीजन है कि पहले वो एक ही ग्रेड का पार्ट होता था। जब कंपनी पूरे साल में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या एक नया वेरिएंट लेकर आ रही है, पिछले साल 2 लेकर आई थी, तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इसका लिंक रेवेन्यू से कैसे बन रहा है? 2 लाने पे रेवेन्यू 5.3 था, एक लाने पे से 5.4 पे गया। अभी यहां तक ये इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है। इस इंफॉर्मेशन को सवाल में देखने की जरूरत है कि इंडस्ट्री नॉर्म क्या है। कुछ कंपनीज के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली नए वेरिएंट्स आ रहे होते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है।
कुछ कंपनीज के लिए एक या दो का नंबर भी काफी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी और द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट द कंपनी हैज। यहाँ से जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि अब इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक होने लगी है। और थोड़ा सा अगर मैं ऊपर गया तो अब मुझे समझ में आ गया, जब मैंने ये वाला काम कर लिया, मेरे पास यहाँ सारे नंबर्स मौजूद हैं। अब जब मैं सवाल को पढ़ूंगा तो मैं बहुत इजीली चीजों को लिंक करके कैटेगराइज कर सकूंगा। तो इसका मतलब अब मेरे पास चौथा काम जो वो आ गया, वो मेरे पास आ गया सवाल के अंदर स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग, जहां पे हम मार खा जाते हैं क्योंकि पेपर में प्रेशर इतना होता है, टाइम कम होता है, तो हम बगैर सोचे समझे सवाल को शुरू कर देते हैं। अगर इसके कॉन्ट्रेरी मैं सिर्फ ये डिसाइड कर लूं, जिस तरह मैंने यहाँ डिसाइड किया कि यार मैं एक बात प्रॉफिटेबिलिटी पे करूंगा जिसपे मेरे पास तीन रेशोज अवेलेबल हैं, तो कम से कम 3 मार्क्स को या 4 मार्क्स को मैं इजीली टारगेट कर सकता हूँ। लिक्विडिटी पे एक बात करूंगा, उसका एक ही रेशो अवेलेबल है, इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा। फाइनेंशियल रिस्क पे बात नहीं कर सकता, शेयर होल्डर वाले एरिया पे मैं बात कर रहा हूँ। नॉन फाइनेंशियल का मेरे पास प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, उस पर दो तीन बातें कर रहा हूँ। अब मुझे नजर आ रहा है कि अब मैं 12 मार्क्स कैसे अचीव कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली जब मैं इन सब पे बात करूंगा तो मुझे इन सब पे इवैल्यूएशन भी देना पड़ेगी। तो जितने रेशोज हैं, अगर उन सब की बेसिस पे एक एक इवैल्यूएशन देता हूँ, तो अगर मैंने 6 रेशोज निकाल लिए, उसके ऊपर 6 सजेशन या इवैल्यूएशन दे दी, तो 12 मार्क्स पे पहुंच गया। अब ये प्लानिंग अगर मैं डायरेक्ट एग्जाम में जाके करूंगा तो मैं स्ट्रगल करूंगा, अगर ये चीज मेरी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है तो। इसलिए बताने का पर्पज ये है कि जब इन सवालों को प्रैक्टिस करें, तो अब खास तौर पे ये आखिरी मन जो होता है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम फोकस चलना चीजों को लेके। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर प्लानिंग को इंकॉर्पोरेट करें, आपको पेपर में जाके इंशाल्लाह इसका फायदा जरूर हो रहा होगा, क्योंकि ये चीज आपकी पॉलिश हो जाएगी। फिर पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा इस चीज को सोचने में किस तरह मुझे सवाल को स्ट्रक्चर करना है। वहां पे आपकी जाके स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। अब अगर मैं सवाल देखता हूँ, इनोवेटिव मोटरसाइकिल लिमिटेड इज अ मीडियम साइज मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की नेचर मुझे पता चल रही है, मीडियम साइज कंपनी। अब मैं रेशोज जब मैंने देखे होंगे ना, तो मैं उनको माइंड में रखते हुए सवाल को पढ़ रहा हूँ। पाकिस्तान में ही ऑपरेट करती है, इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं है। IML entered into a motorcycle market in 2012। कंपनी मार्केट में पुरानी है, बिल्कुल नई नहीं है। When only few competitors were present। पहले कंपटीशन टफ नहीं था, माइट भी अब हो गया। Thereafter various local assemblers entered into the market। अब कॉन्टेक्स्ट देना शुरू कर रहा है अब आपको, with different brand name, by importing cheap motorcycle CKDs from China, leading to increased competition। अब आपको पता चलने लगा, अगर मैं नीचे वाले कॉन्टेक्स्ट से लिंक करूंगा ना, तो मुझे माइंड में क्या आएगा कि यार जब कंपटीशन कम होगा मेरे बिजनेस के हालात अच्छे होंगे, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। अब मार्केट के अंदर कंपटीशन ज्यादा है, तो जब आप ये रेशोज निकाल रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि यार प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो रही है, रेवेन्यू मेरे पास उस तरीके से नहीं बढ़ रहा जिस तरह मार्केट का बढ़ रहा है, कंपटीशन मेरे पास टफ है। इन रेशोज के साथ आप इसको बहुत ज्यादा अच्छी मीनिंग दे सकेंगे। उसके बाद, टू काउंटर द कंपटीशन, IML हैज इंट्रोड्यूस सम वैल्यू एडेड वेरिएंट्स। इसका मतलब जब मार्केट में डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए आपने भी अपने वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेंगे, आपने भी अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इस पोर्शन को अगर आपने लिंक करना हो SPM के अंदर, पहली बात आप किस चैप्टर से करेंगे? चलें, अगर चैप्टर याद नहीं आ रहा तो किस टॉपिक से मैं इसको लिंक कर सकता हूँ? मेरी स्ट्रेटेजी क्या है? एनीवन? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्जैक्टली। अब आप देख रहे हैं हम चैप्टर 16 में थे, घूम फिर के हम कहाँ पे चले गए? हम डायरेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ऑफ मैट्रिक्स के अंदर चले गए। अब इसीलिए चैप्टर 1 to 7 जरूरी है, बताने का पर्पज ही आपको यही था। मेरे माइंड में अब स्केच डेवलप्ड होगा, अच्छा यार एंड ऑफ मैट्रिक्स में गया मेरा माइंड डायरेक्ट, मैंने चेक किया यार मार्केट डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा नहीं, मार्केट तो वही पाकिस्तान है। किस चीज पे मुझे मसला आ रहा है? मेरे प्रोडक्ट्स पे मसला आ रहा है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे मसला आ रहा है। मुझे सर्वाइवल करने के लिए कंपटीशन से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी गेम यही चल रहा है। चीप मोटरसाइकिल ब्रांड्स आ गए, डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए। क्या मैं कॉस्ट की बेसिस पे compete कर सकता हूँ? क्या मैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ला के compete कर सकता हूँ? यहाँ मुझे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल है, डिफरेंशिएशन का एंगल भी बिल्कुल है। वो किस तरह है?
कि अगर मैं लिंक करूं कि जब वो इंपोर्ट कर रहे हैं चीप मोटरसाइकिल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल चाइना का, हमें पता है वहां से चीजें बहुत वैसी सस्ती होती हैं, अभी इसके अंदर आप भूल जाएं फॉरेन एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट क्या है, सवाल में गिवन नहीं है, तो हम एक्चुअल सिनेरियो को नहीं लगाएंगे, ये बात भी याद रखिएगा। प्रेजेंटली जो चल रहा है उसको सवाल में जब तक नहीं लगाएंगे जब तक कोई हिंट ना मिले। चीप मोटरसाइकिल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर पा रहे हैं तो मतलब कॉस्ट की बेसिस पे compete करना मुश्किल है, ये मुझे सिनेरियो नजर आ गया। हो क्या रहा है कि जब मैं वैल्यू एडेड वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ, बार बार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आई नीड टू ऑफर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कंपेटिटर्स। यहाँ पे स्ट्रेटेजी पिच इन हो गई, डिफरेंशिएशन जो आपने कहा, डिफरेंशिएशन का एंगल यहाँ पे इस तरह आ गया। ओवर द इयर्स विच हैज हेल्प इट टू ग्रो इवन इन दिस हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, यहाँ इसने आपको बता भी दिया कि भाई तुम्हारी कंपेटिटिव एडवांटेज की स्ट्रेटेजी जो छुपी हुई है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट अचीव थ्रू डिफरेंशिएशन में है। यहाँ पे चीज लिंक क्लियर हो रहा है आप लोगों को, चैप्टर 2, 3, 4, 5। अब सवाल के अंदर कुछ और मजीद ज्यादा बचा नहीं। आईकब यही करता है कि सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत कम देता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इंफॉर्मेशन को लिंक करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी टेक्निकल नॉलेज का। जिस तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जाके लिंक किया, डिफरेंशिएशन से जाके लिंक किया, मार्केटिंग में जाएंगे तो आपको खुद जाके लिंक करना पड़ेगा, अच्छा यार मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है, प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है या क्या हो रहा है। ये आईकेप के अंदर थोड़ा सा चैलेंज है, इसीलिए जरूरी है कि आप उस नॉलेज को स्ट्रॉन्ग रखें जिस पे वो अभी तक रिलाई कर रहा है। एसीसीओ का सिनेरियो होता, अगर एसीसीओ वाले क्वेश्चंस का वो डिफरेंट होता, वहां पे बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती, लेकिन आईकेप में नहीं होती। इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर बता के चीजें लिंक करवाने का पर्पज ये है कि 12 मार्क्स को किस तरह ब्रेक डाउन करूं और उसमें किस तरह मार्क्स निकालने वाली अप्रोच रखूं। जब आप ये वैल्यू एडेड वाली बात को लिंक भी करोगे ना, इसका भी मार्क होगा आपकी वैल्यूएशन के अंदर। एग्जामिनर यही देखना चाह रहा है कि आप किस तरह चीजों को होलिस्टिक पिक्चर में देख रहे हैं। आप प्रैक्टिकली कंपनी में जाते हैं तो आप ये नहीं बोलते कि मेरी आंखें बंद है, मैं सिर्फ चैप्टर 16 में रहूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। हमें कंपनी को होलिस्टिकली देखना पड़ रहा होता है, वैल्यू एडेड अप्रोच अपने आंसर में बिल्ट इन करना पड़ती है, ताकि चीजों को सही से एग्जामिनर जज भी कर सके और उस पर अच्छे मार्क्स भी दे सके। एंड्स ऑफ ग्रोथ मैंने किस तरह लिंक किया, मैं आपको ये बता रहा था कि कंपनी ने काउंटर करने के लिए कंपटीशन को एक स्ट्रेटेजी बनाई। लिखा नहीं कंपनी स्ट्रेटेजी बना रही, लेकिन जब कंपनी कुछ कर रही होती है नया तो वो स्ट्रेटेजी पे जा रही होती है। अब उसने बोला इंट्रोड्यूस सम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अब मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में मैंने दो चीजें पढ़ी हैं, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, जो मेरी एक जेनेरिक डायरेक्शन है। उसके अंदर फर्दर जाके जब मैं अपनी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की बात करता हूँ या मैं कंपनी को ग्रोथ अचीव करवाने की बात करता हूँ, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ विथ प्रॉफिटेबिलिटी। ग्रोथ की डायरेक्शन में एंस ऑफ मैट्रिक्स ने ही हमें बताया था कि मेरे पास 4 एवेन्यूज अवेलेबल है, प्रोडक्ट डेवलप करूँ, मार्केट डेवलप करूँ, नई मार्केट लेकर आऊँ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डेवलप करूँ, या मार्केट भी नहीं हो प्रोडक्ट भी नहीं हो। वो सारी चीजें जो हमने उसमें पढ़ी हुई हैं, तो वहां से जाके मैंने इसको लिंक किया कि भाई जब कंपनी नए प्रोडक्ट्स लेकर आना चाह रही है तो कंपनी का फोकस नई मार्केट में जाना नहीं है। जब मेरी कंपनी पाकिस्तान में ही ऑपरेट करती है और दूसरे सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली पहुंच गया एनसॉफ्ट पे। फिर नीचे का इंफॉर्मेशन है, सेल्स ऑफ मोटरसाइकिल्स हैव रिमेन्ड अनचेंज ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स। अब ये मुझे कोई बताए ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है, अलग से एक लाइन लिख के क्यों दी। ब्रेन स्टॉर्म करें, ये बहुत सिंपल चीज है वैसे तो, अगर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सेल प्राइस क्यों मुझे बता रहा है कि अनचेंज रही है, क्या करूं मैं इस चीज का। एग्जैक्टली exactly. सेल्स के भी दो कंपोनेंट होते हैं ना, जिस तरह मैंने शुरू में हिंट दिया था, या थ्रू प्राइस इंक्रीज होगा या थ्रू वॉल्यूम होगा। जब सेल्स प्राइस का इम्पैक्ट हटा दिया, सेल्स प्राइस कांस्टेंट, तो इसका मतलब जितना भी इंक्रीज आप निकालेंगे वो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देखें अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसको, इन्फ्लेशन नहीं थी, इन्फ्लेशन से लिंक करना सही नहीं है, इन्फ्लेशन से कंपनी कभी भी अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को डायरेक्टली नहीं लेके चलती। हाँ, इन्फ्लेशन का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी खराब होती है तो मैं प्राइस बढ़ाता हूँ। वॉल्यूम से आरएनडी से लिंक करेंगे, आरएनडी से भी लिंक आप डायरेक्टली नहीं कर सकते इसको। आरएनडी से आपको लिंक करना चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को। मेन इसका वैसे रीजन आपके पास यही है कि मेरे पास कंपनी ने स्ट्रेटेजी अभी प्राइस पे नहीं रखी हुई,
कंपनी ने फोकस किया हुआ है कि मैं अपने नए ब्रांड्स के थ्रू रेवेन्यू को ग्रोथ करूं। एक बात याद रखिए, मेरे पास जब मेरा कंपटीशन टफ होता है ना, एक और चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट लिंक करवा रहा हूँ, तो मेरे पास प्राइस बढ़ाने के एवेन्यूज वैसे ही कम हो जाते हैं। सवाल के सिनेरियो के अंदर जब आप लेके चल रहे होंगे चीजों को, तो आप इसी तरह लिंक करेंगे कि यार प्राइस स्ट्रेटजी पे क्यों बात नहीं हो रही, सवाल मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहा है। तो अगर मैं आपको बिजनेस समझाऊं ना, अभी हो क्या रहा है, कंपनी के इर्द गिर्द बहुत सारे कंपेटिटर्स आ गए जो सस्ते में वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आपका प्रोडक्ट है। इन शॉर्ट, आप कॉस्ट की बेसिस पे compete करने की पोजीशन में नहीं है। नंबर ऑफ एंट्रेंट्स जब मार्केट में ज्यादा हैं तो मार्जिन पे प्रेशर ऑलरेडी होगा। आप प्राइस की बेसिस पे प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि आपके और कंपेटिटर के प्रोडक्ट तो अभी मोरलेस सेम है। उसने बोला ना, लोकल असेंबलर जब एंटर हुए मार्केट में तो उनका प्रोडक्ट भी वही मोटरसाइकिल था जो आपका था। आप प्राइस की बेसिस पे आप तब प्ले करेंगे 2022 से निकल के 2023 में, जब आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। जब मैं नए वेरिएंट्स लेकर आऊंगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेकर आऊंगा, तभी तो मैं ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकूंगा। या ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं भी करूंगा, सेम प्राइस रखता हूं, तो कम से कम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को तो शिफ्ट करूंगा कुछ डिफरेंशिएशन दिखा के। तो हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को माइंड में रख के मैंने इंडस्ट्री को एनालाइज किया, कंपनी की पोजीशन को एनालाइज किया, तब मुझे पता चला कि सवाल किस तरफ जा रहा है। कंपेटिटिव प्राइस रख रहे होंगे, लेकिन आपकी मेन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्राइस पे नहीं होगी। अभी हालात नहीं है उस चीज के। अब यहां तक मुझे समझ में आ गया कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट के एंगल किस तरह होते हैं और कितने होते हैं। अब दूसरा पोर्शन अगर मैंने देखा इसका, अभी मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के आंसर पे भी जाता हूँ। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज सफिशिएंट एज अ सोल मेजर ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड द बिजनेस नीड्स अ रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट। रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट और सवाल के यहां तक पढ़ के ही मैं कहाँ पे पहुंच गया, चैप्टर 17। इसका मतलब ये वाला सवाल चैप्टर 17 से। मुझे ये वाली लाइन पढ़ के ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या अंदाजा हुआ कि भाई या तो सस्टेनेबिलिटी की बात करेगा या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात कर रहा होगा। दैट अलाउस टू डिटरमिन मॉनिटर हाउ एमएल्स स्ट्रेटजी आईएमएल स्ट्रेटजी ड्राइव परफॉर्मेंस एंड लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। अगर किसी बंदे ने बहुत अच्छे से सस्टेनेबिलिटी और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ होगा, तो वो ये लाइन पढ़ने से पहले ही चैप्टर पे पहुंच जाएगा, इस वाली लाइन पे। कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की मेन सबसे पहली डेफिनेशन ही यही होती है कि टेल्स यू द क्रिएशन ऑफ वैल्यू ओवर टाइम अमंग द डिफरेंट कैपिटल्स। यहाँ इसने फिर भी आपकी आसानी के लिए बता दिया। अगर चाहे एग्जामिनर इस लाइन को भी हटा दे और आपसे एक्सपेक्ट करे कि आपको पता हो कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फीचर क्या होता है, ये सवाल या थोड़ा कटा हुआ है, मेरे ख्याल से इसने कुछ प्रिंसिपल्स ही बताने थे। आप में से कोई मुझे चेक कर कंफर्म कर दिएगा, मैं आंसर में देख लेता हूँ। सिंपल सा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं कि किस बेसिस पे वैल्यू क्रिएट होती है। अब सवाल को हमने समझ लिया, अब जाते हैं इसकी नेविगेशन पे। गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताने थे इनसे। अब सवाल पे मूव करने से पहले जो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बताया था उस पे आते हैं। मैं अपने माइंड के अंदर गया चैप्टर 16 के अंदर। दिस इज चैप्टर 16। तो मैं जूम कर लूँ। चैप्टर 16 में परफॉर्मेंस मेजरमेंट की फाउंडेशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, रेशियो एनालिसिस है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, केपीआई, बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पैरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक। अपने माइंड में मैंने स्क्रॉल डाउन किया, चैप्टर 16 में क्या है, मैं रुक गया यहाँ पे। मैंने बोला ये वाले एरियाज तो मुझे डायरेक्टली नजर नहीं आ रहे, सवाल इस बारे में तो नहीं है। अब मैं आ गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर गया तो मैंने ऑब्जेक्टिव को याद किया कि असेस क्या करते हैं, बिजनेस ग्रोथ और कंपनी का सर्वाइवल। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ग्रो करते रहे और सर्वाइव करें। इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं जब मैं फाइनेंशियल एंगल में बात करता हूँ, या तो प्रॉफिटेबिलिटी, या तो लिक्विडिटी, या फाइनेंशियल रिस्क। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर मैं आगे किया, मैंने बोला या तो सेल्स ग्रोथ, या प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, रॉस। सेल्स ग्रोथ मैंने पिक किया तो मैं उसमें गया, या तो सेल्स प्राइस पे बात करूंगा, वॉल्यूम पे बात करूंगा, या सेल मिक्स पे बात करूंगा। अब आप देख रहे हैं कि ये चीज को मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट में क्यों बनाया हुआ है, ताकि आप अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करें कि आप चीजों को नेविगेट करके सही जगह पे पहुंच सकें। ये बगैर ये चीज पढ़े हुए तो कभी हो ही नहीं सकता। चैप्टर 16 पढ़ा हुआ ही नहीं है और मैं इस तरह पहुंच जाऊं, या कोई भी और चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा हुआ।
बताने का पर्पज ये है कि मेरी ऑल दो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आई कैप कहीं ना कहीं टॉपिक को किसी जगह पे जाके लिंक करेगा। यही अप्रोच मैंने सारे सवालों में की है। प्रॉफिट मार्जिन पे आया, नेट प्रॉफिट पे बात कर सकता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट पे कर सकता हूँ, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। एसेट टर्नओवर का कोई डेटा है नहीं है, रॉस का डेटा है। हाँ, रॉस किस तरह कैलकुलेट होता है मुझे पता होगा, तो इंटरप्रिटेशन सही से कर सकूंगा। दूसरी चीज, लिक्विडिटी पे बात हो सकती है, हमने सवाल में देखा बिल्कुल हो सकती है। करंट रेशो के थ्रू हो सकती है, क्विक रेशो के थ्रू नहीं हो सकती, कोई मसला नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क पे बात हो सकती है, गियरिंग की इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है, इंटरेस्ट कवर के लिए चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो फाइनेंशियल रिस्क पे बहुत ज्यादा बात नहीं हो सकती। शेयर होल्डर्स वाले रिटर्न की इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस पर आप बात कर सकते हैं। अब जब मैंने इस तरह चीजों को नेविगेट किया, इसी तरह नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी आप जाके रिकॉल करेंगे कि मैंने पढ़ा क्या क्या है, किस चीज से मैं लिंक कर सकता हूँ। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्योंकि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्राइव इस तरह होती है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, व्हाट इज द की टू सक्सेस। अभी मेरे बिजनेस के अंदर करंट सिनेरियो में मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना, जितने ज्यादा मैं प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा के डिफरेंशिएटेड वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँगा, उतना मैं बिजनेस को फायदा करवा रहा हूँगा। तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में मुझे एक एंगल समझ में आया, विच इज द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन द करंट सिचुएशन। अब उसको मेजर करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा, जो नंबर ऑफ ब्रांड्स इंट्रोड्यूस इन ईयर था। तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में याद रखिएगा CFS, CSF और KPIs, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो रिवीजन भी करें तो उनको थोड़ा सा इंटरलिंक करके पढ़िएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मोर ऑफ अ थोड़ा जेनेरिक नेचर होती है, हर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन नॉन फाइनेंशियल में आपको इन दो टॉपिक से हेल्प लेना पड़ेगी, KPIs और CSS। अब जब मैंने इस तरह की स्ट्रक्चरिंग करी, तो मुझे सवाल में क्या समझ में आया, प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ, लिक्विडिटी पे बात कर रहा हूँ, शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। चौथी चीज हमने कोई पिक की थी? नहीं की थी। आंसर में भी उसने क्या किया हुआ है? यही किया हुआ है। अब इस चीज ने पूरे आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया। अभी भी आपने पूरे मार्क्स हासिल नहीं किए। अब जो सवाल था कि मुझे कैलकुलेशन शो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन शो करके टाइम जाया ही हो रहा होगा, आप कोशिश करें कैलकुलेटर पे इन चीजों को करने की आदत डालें। इस पे मैं बेसिकली, देखें अभी असल में टॉपिक्स कवर नहीं करने ना, अगर वरना फिर पूरी वर्कशॉप ना चैप्टर 16 पे चले जाएगी। इसमें यह कर लेंगे कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आई थिंक आप लोग शायद ऐड भी हुए होंगे, एक स्कॉलरशिप का और बाकी, उसमें लेक्चर्स का तो सारा एक्सेस है। उसके अंदर हम लोग शॉर्ट वॉइस नोट्स के थ्रू टॉपिक्स को कवर भी कर रहे होते हैं, हम उसके थ्रू एड्रेस कर लेते हैं। क्योंकि असल में वो फिर पूरी वर्कशॉप आपका फ्लो जो है ना वो सिर्फ चैप्टर 16 पे चला जाएगा। इनके सवाल नहीं आए लेकिन हम उनको उस क्वेरी के थ्रू एड्रेस कर लेंगे, किस तरह इन पे सवाल बन सकते हैं। और मे बी सर ने सवाल इस पे कुछ करवाए हुए भी हैं, तो आपको उससे भी हेल्प हो जाएगी। अब बात यह थी कि मैं कैलकुलेशन शो करूं। आप एक काम कर सकते हैं कि रफ में जल्दी जल्दी अपने पास सवाल शुरू करने से पहले ही शो कर लें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाए और आप वहां से बार बार इंफॉर्मेशन रेफर भी कर सकें। ज़्यादा अच्छी अप्रोच रही है एज कम्पेयर टू कि मैं रेवेन्यू पे बात करने जा रहा हूं तो मैंने उसी वक्त हाथ के हाथ कैलकुलेट किया और बात करी। उससे होगा क्या कि आप रेवेन्यू करने के बाद रुक जाएंगे पेपर में कि अब आगे क्या बात करूं। तो मैंने सवाल के अंदर शुरू में प्लानिंग बताया ना, जब सब इंफॉर्मेशन के आगे रेशोज कैलकुलेट हो जाएंगे, तब आपको सवाल पढ़ने में डायरेक्शन देने में वहीं से हेल्प होगी। फिर आंसर जब आप लिखने पे आएंगे ना, आपको कुछ और मजीद काम नहीं करना। आपने सिर्फ सोचना है अच्छा 2% बढ़ा, अब इसको मैं क्या इंटरप्रेट करूं कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, किससे लिंक करूं, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा 0.9% से। अब यहां तक वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर लेंगे, सिंपल सी चीज है। मार्क्स लूज कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे। और आप खुद ही देख लें कि किस चीज का वेटेज आंसर में ज्यादा है। ये चीज सजेस्ट क्या कर रही है, इसको R&D से लोग लिंक करते हुए और जो वेरिएंट्स की इंफॉर्मेशन है उससे लिंक करते हुए, जो स्टूडेंट बता रहा होगा वही कंपनी के लिए वैल्यू ऐड कर रहा होगा। और क्यों मैंने फोकस किया था एनसॉफ मैट्रिक्स के ऊपर, ताकि आप
प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को माइंड में रखते हुए चीज़ों को लिंक करें। कंपनी के लिए ज़रूरी क्या है उसको समझें। कॉस्ट के ऊपर से अपना माइंड हटा दें। ये बात नहीं करें कि मार्जिन कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ज़रूरत क्या है बिजनेस को? बिजनेस ग्रोथ की ज़रूरत है, वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। आप R&D अगर कम कर रहे होंगे जब भी आपके वेरिएंट्स कम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। दैट इज द एक्चुअल वैल्यू एडिशन। ये वाला पोर्शन आपके पास जो है, ये एक्चुअल वैल्यू एडिशन। ये आपने सीखना किस तरह होगा? थ्रू प्रैक्टिस। ये बता के थ्योरी के थ्रू मोटा मोटा बता सकते हैं रेवेन्यू किससे लिंक हो सकता है, प्रॉफिट कैसे लिंक होता है, R&D कैसे होती है, लेकिन जो पीछे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया ना, वो प्रैक्टिस के बगैर इतनी इजीली नहीं आ सकता, बुक पढ़ के डायरेक्टली नहीं आएगा। तो अप्रोच परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया में जितनी मैंने सारे बताई बातें बताई, उसको रखते हुए प्रैक्टिस करना शुरू करें। जितनी रिसेंट अटेम्प्ट में परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला सवाल आया है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दें। जो सर ने परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले क्वेश्चन करवाए हुए ACA के, उस पे बाद में है थोड़ा सा। अभी टाइम कम है तो फोकस है कि थोड़ा ICAP वाले क्वेश्चन पे फोकस करें। टाइम बचता है तो आप उन क्वेश्चन पे भी लाजमी मूव करें, क्योंकि ACCA का जो एंगल है वो एक डिफरेंट एंगल है, जो आपके क्या कहना चाहिए उसको, आपके क्वेश्चन बैंक में, आपके नॉलेज बैंक में इजाफा करेगा। तो अभी थोड़ा सा क्योंकि एग्जाम करीब है, तो हम अभी बहुत ज्यादा एग्जाम फोकस चल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या कहता है, क्विक रेशो क्या कहता है, शेयर होल्डर रिटर्न क्या कहता है, वो अब आपने लिंक करना होगा। अब उसके बाद जो इवेल्युएशन वाला पार्ट था वो आपके इस वैल्यू एडिशन से ही लिंक है। पार्ट ए जो अच्छे से कर रहा होगा वही आपके पास पार्ट बी के ऊपर, पार्ट बी में वो कह रहा हूँ क्वेश्चन 1 के ही दो हिस्से हमने किए थे। एक आपने इवेल्युएट करना था परफॉर्मेंस को, और एक आपने रिकमेंडेशन देनी थी। एक और बात याद रखिएगा कि इवेल्युएट जो वर्ब है, ये मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया भी है, इसका मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस कंक्लूजन होता है। सवाल में रिकमेंडेशन का वर्ड नहीं भी होता तो भी मैं वन लाइनर कंक्लूड जरूर करता, इसके आपको मार्क्स मिल रहे होंगे। MS2 में इसकी अहमियत आपको बहुत ज्यादा पता चलेगी। वहां पे आपको इतना क्लियरली हिंट नहीं देता, वहां वही वाला जुमला बोलेगा भी नहीं कि आप रिकमेंड करें, सजेस्ट करें, लेकिन इवेल्युएट उसने बोल दिया और वहां पे चीजें चली रही होती हैं प्रैक्टिकल एंगल से, तो ऑब्वियसली आपकी इवेल्युएशन क्या है? इतना आपने एनालिसिस किया, इतनी मेहनत करी, आप कहाँ पे पहुंचे? अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अब वो चीजों को लिंक करना शुरू करेगा स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से, कि रेवेन्यू ग्रोथ हुई लेकिन सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही न्यू प्रोडक्ट्स में, जो कि कंपनी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सर्वाइवल को कितना अच्छा नाम दिया उसने, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। एक और बात याद रखिएगा कि चैप्टर 1 से 7 और चैप्टर 16 स्ट्रेटेजिक जब बात हो रही होती है ना स्ट्रेटेजिक नेचर की, तो हमेशा लॉन्ग टर्म फोकस बात होती है। शॉर्ट टर्म फोकस बात नहीं करिएगा, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन और स्ट्रेटेजिक फोकस माइंड में रखते हुए बात करिएगा। दूसरा, अगर मैं लिखूं कि भाई कंट्रोल कर पा रहे हैं अपनी कॉस्ट को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह सही नजर आ रहे हैं, अब ये हाईलाइट क्या कर रहा है कि हम बॉटम लाइन पे फोकस कर रहे हैं। मे हैव शिफ्टेड एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट, जबकि होना क्या चाहिए कि भाई कॉस्ट कैन बी रिड्यूस ओनली टू एन एक्सटेंट, एक हद तक रिड्यूस हो सकती है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप खर्चा करें। अब ये बातें क्यों कर रहा है? ये R&D को देखते हुए ये बातें कर रहा होगा कि R&D अगर मेरा कम हो रहा है तो मैं अपनी प्रॉफिट लाइन को बचाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मेजर ले रहा हूँ, जिसको वो डिस्करेज कर रहा है। और रिकमेंड क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जिसके लिए जरूरी है कि आप R&D पे अगर खर्चा करेंगे, शॉर्ट टर्म में आप नुकसान पे जाएंगे, लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस की वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के लिए वो चीज जरूरी है। यही इस पूरे सवाल की समरी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल किसी का? किसी का कोई सवाल नहीं है? क्योंकि परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया हम कंक्लूड कर रहे हैं, फिर अब आगे इसका और कोई पोर्शन आएगा नहीं। पॉइंट टू कंट्रोल कॉस्ट वाले की बात कर रहे हैं, कंक्लूजन रिकमेंडेशन का पॉइंट 2।
देखिए वो ये कह रहा है कि आपने कॉस्ट कंट्रोल कर ली है, जिससे आपके ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो इम्प्रूव ही हुआ है, कम नहीं हुआ। लेकिन इससे नजर क्या आ रहा है कि कंपनी का फोकस किस तरफ हो रहा है। कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी सिर्फ 2% रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है, जो बहुत मिनिमल नंबर है। 0.9% से प्रॉफिट भी बढ़ा पा रही है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी यहाँ पे इम्प्रूव अगर हो भी गई, लेकिन आप बिजनेस को ग्रो नहीं करवा पा रहे। इसकी वजह से उसने क्या इन्फर किया, उसने ये बोला कि कंपनी का फोकस कॉस्ट रिडक्शन पे। कॉस्ट रिडक्शन पे क्यों होगा? क्योंकि आप R&D पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे सिग्निफिकेंटली। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरे पास P&L में एक पीरियड कॉस्ट जाती है, और डायरेक्टली मेरे पीरियड P&L को अफेक्ट कर रही होती है। तो उसने इस अप्रोच से लिंक किया कि आपका मार्जिन भी अच्छा चल रहा है, आप R&D कम कर रहे हैं, तो आपका फोकस कॉस्ट सेविंग, मार्जिन आपका फोकस है, शॉर्ट टर्म फोकस लेके चल रहे हैं आप। जबकि आपको करना क्या चाहिए कि भाई कॉस्ट एक हद तक रिड्यूस होगी। एक स्कोप होता है ना आपके पास, एक लिमिट होती है। जब दूसरे कंपेटिटर्स चाइना से चीपर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे पास कॉस्ट रिडक्शन के कोई बहुत ज्यादा एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है। मार्केट में जब कंपटीशन ज्यादा है, तो मैं वॉलमार्ट नहीं बन जाऊंगा कि मैं अपनी सप्लाई चेन को फुली इंटीग्रेट कर दूं, इतना बड़ा सिनेरियो नहीं जा। सिंपल सी बात है, मुझे नजर आ रहा है कि मैं कॉस्ट पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन मुझे कंक्लूड क्या किया मैंने ऊपर वाली डिस्कशन से, कि सस्टेनेबल ग्रोथ अगर मुझे चाहिए, तो वो टॉप लाइन ग्रोथ से ही आएगी, जिसके लिए आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रोमाइज करना पड़ेगी बाय इन्वेस्टिंग इन R&D। ये इसकी समझी थी। अब क्लियर है? डेटा ही नहीं है ना मेरे पास। कॉस्ट एफिशिएंसी मैं कैसे जज करूँ? मुझे ना प्रोडक्शन कॉस्ट के एनालिसिस पता है, ना मुझे एडमिन कॉस्ट के एनालिसिस पता है, ना मुझे बाकी चीज़ों के एनालिसिस पता है, मैं जज ही नहीं कर सकता। जब सवाल में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी पे डायरेक्शन देनी है सवाल पे। जो नहीं गिवन है उस पर मैं बात ही नहीं कर सकता। मैं कैसे कह लूँ कि मेरी कॉस्ट एफिशिएंट है या नहीं है? सवाल में कोई डेटा नहीं है। जी रिकॉर्डिंग बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वाला वो पार्ट था जो मार्क्स गेनिंग पार्ट था इजीली, लेकिन उसके लिए जो इस नेविगेशन को फॉलो कर पाया। चैप्टर 17 में मेरा माइंड गया, रिपोर्टिंग की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद मैंने बोला फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबिलिटी, हाईफेक या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। मुझे जवाब मिला इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में मैं आगे गया। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्ट को मैंने रिकॉल किया कि इट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। पहली चीज, एक्सटर्नल एनालिसिस में करते हुए आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ वैल्यू ओवर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जब मुझे इतनी बात याद आई, तो मैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के पर्पस को समझ पाया एग्जाम के अंदर। जब मैंने ये पढ़ा हुआ नहीं है, तो मैं तो सवाल वहीं पे मेरा खत्म नहीं हो गया ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ते हुए आगे आ रहे हैं, नेविगेट करते हुए। अब दूसरा सवाल है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या मुझे हेल्प करेगा सवाल के अंदर? मुझे और एक और बात याद आई कि भाई फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, इंटेलेक्चुअल, सोशल और नेचुरल नेचुरल कैपिटल मेरे पास होता है। इन 6 कैपिटल के गिर्द मैं बात कर सकता हूँ। किस तरह मेरी स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस को ड्राइव कर रही है, वैल्यू क्रिएट कर रही है, उसको मैं बात कर सकता हूँ। तो क्या ये बेसिक इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू आंसर? अब आएंगे हम वापस। सवाल में क्या है? इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। इसकी डेफिनेशन से निकाला उसने। वो स्ट्रेटेजी क्या करे? जो आपकी वैल्यू शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म पे क्रिएट हो रही है वो बता सके। होलिस्टिक पिक्चर बताए, चीजों की डिपेंडेंसीज को बताए, ऑर्गेनाइजेशन का नैरो व्यू ना दे। ये थोड़ा सा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फर्दर कॉन्सेप्ट है, जिसने और अच्छे से पढ़ा होगा वो वहां तक पहुंच जाएगा। जितना बेसिक मैंने बताया उससे तो आप पहला पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। प्रोवाइड इंसाइट इनटू द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद की स्टेक होल्डर्स। ये पॉइंट पे भी आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं। जो सोशल एंड रिलेशनशिप है, वो एस्पेक्ट आपने हाईलाइट करना होता है। और बेसिकली ये भी याद रखें, रिपोर्टिंग हम करते किसके लिए? अपने स्टेक होल्डर्स को ही बताने के लिए करते हैं ना, कि हम कर क्या रहे हैं। तो उनके लिए जो वैल्यू क्रिएट हो रही है वो तो हम लाजमी बता रहे होंगे। डिस्क्लोज ऑल मटेरियल मैटर्स दैट सब्सटेंशियली अफेक्ट। इसका ताल्लुक सिनेरियो से नहीं है, इसका ताल्लुक भी इसकी डेफिनेशन से है कि वैल्यू क्रिएशन ओवर शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म
सब्सटेंटेटिवली ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी किस तरह इम्पैक्ट कर रही है वैल्यू क्रिएशन में। कंसाइज होनी चाहिए, मटेरियल एरर से फ्री होनी चाहिए, ये सारी रिपोर्टिंग पे एप्लीकेबल है। जेनेरिक पॉइंट प्रेजेंटेड ऑन अ बेसिस कंसिस्टेंट ओवर टाइम, ये भी सारी रिपोर्टिंग पे एप्लीकेबल होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले जितने 4 पॉइंट्स थे वो स्पेसिफिक टू इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और सिनेरियो से मिलते जुलते थे। सिनेरियो ऑल्दो ये था नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट सवाल था। आखिरी 2 पॉइंट्स जेनेरिक थे जो सारी रिपोर्टिंग पे एप्लीकेबल थे। बताने का पर्पस ये है कि इवन अगर आप किसी चीज को आंसर कर रहे हैं, सबसे पहले सही टॉपिक तक पहुंच के उसके सही एंगल्स जो हैं, जो सवाल में मेन एड्रेस हो रहे हैं, उसको पहले लिखें। जेनेरिक बातें बाद में लिखें। सवाल पहले ही शुरू करके इस तरह शुरू ना कर दें कि कंसाइज होनी चाहिए, मटेरियल फ्री होनी चाहिए, तो भाई ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कमाल नहीं है। सारी रिपोर्टिंग कंसाइज होनी चाहिए, सारी रिपोर्टिंग मटेरियल फ्री होनी चाहिए, इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही सवाल के अंदर। ये बताने का पर्पस था। वॉइस हैंग हो रही है, 1 मिनट में चेक करता हूँ। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वाला एरिया क्लियर है? मतलब ये तो इजी मार्क्स, इसमें सिर्फ मुझे वो नेविगेशन आपको समझानी थी कि आप किस तरह चीज़ों को लेके चलेंगे और आपके पास कहाँ पे इजी मार्क्स अवेलेबल होते हैं पेपर में, ये आपको पता होना चाहिए। देन हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आप ये जज नहीं कर सकते डायरेक्टली कि कौन से एरिया से आया है। यहाँ पे अब आपकी डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब इसको शुरू कर लेते हैं। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट रिक्वायरमेंट से होगा। एनालाइज करना है मुझे ट्रेंड इन सेल्स वॉल्यूम को। स्पेसिफिक रहेगा, वॉल्यूम की बात कीजिए। प्रेजेंटेड इन द टेबल। असर की नमाज का ब्रेक हम ले लेते हैं 4:15 तक। क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, फिर ले लेते हैं। प्रेजेंटेड इन द टेबल ऑल्सो सजेस्ट पॉसिबल रीजंस फॉर सच अ ट्रेंड। अब हर जगह अलग अलग हैं, तो चले हम फिर 4 बजे ले लेते हैं। 10-15 मिनट में इसको मैं कोशिश करता हूँ कंक्लूड कर लें। Analyze the trends in sale volume presented in the table. Also suggest possible reasons for such a trend. दो बातें, पहला वर्ब है एनालाइज करना, दूसरा है सजेस्ट करना। दूसरे पार्ट में क्या पूछा हुआ है? एनालाइज द गैप्स प्रेजेंट इन कार वेरिएंट्स, एक वर्ब। ऑल्सो रिकमेंड, दूसरा वर्ब आ गया। न्यू वेरिएंट दैट सीएम शुड इंट्रोड्यूस इन द मार्केट इन 2022। अब पेपर में आप इस सवाल को बहुत इजीली लोकेट नहीं कर सकेंगे अपने स्टडी टेक्स्ट पे, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ी सी एप्लीकेशन ज़्यादा है और नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मार्केट गैप समझ में आ गया, बिल्कुल बेहतरीन, मार्केट गैप समझ में आ जाएगा, 3 मार्क्स का है। लेकिन अब अगेन सवाल की नेचर को समझें बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल के कौन से चैप्टर से आया। अब ये हमें रिक्वायरमेंट से तो समझ में नहीं आ रहा ना। अब मैंने ये देखा कि यार मेरे पास फाइनेंशियल डेटा गिवन। वॉइस इशू, 1 मिनट रुकिएगा। अब अगर हैंग हो तो बताइएगा, फिर मैं राउटर रिस्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ। अभी क्लियर हुआ है या अभी भी हैंग हो रही है वॉइस? 1 मिनट रुकिएगा फिर। बेहतर हो गई तो फिर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। देखें, अब मुझे ये पता नहीं चल रहा अभी रिक्वायरमेंट पढ़ के कि कौन से चैप्टर से है, कौन सी ग्रेड से है, कहाँ से है। फाइनेंशियल डेटा मुझे गिवन है। फाइनेंशियल डेटा की मैंने आपको अप्रोच क्या बताई थी? जब तक आप कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, आप पहुंच नहीं सकते एक इजी कंक्लूजन पे। मुझे बस इतना पता है कि मुझे ये सेल्स ट्रेंड गिवन है और मुझे इस सेल्स ट्रेंड को मुझे एनालाइज करना है।
अब यहाँ पे ज़रूरत है कि मैं छोटा सा सिनेरियो तो सवाल पहले पढ़ लूँ। पहले सवाल में मेरी अप्रोच अलग थी क्योंकि मुझे टॉपिक क्लियर था। यहाँ पे मुझे टॉपिक थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं फाइनेंशियल डेटा पे जंप करने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बना दूं, क्या कॉन्टेक्स्ट है भी या नहीं। तो सिटी मोटर्स स्पेशलाइजेस इन मेकिंग 660 सीसीज एंड 1300 सीसीज हैचबैक कार्स। CM differentiates its car variants with two features: eco mode, high tech package mode. Eco mode feature maximizes fuel efficiency in the car, whereas high tech package is used to equip the car with the state of the art navigation and stereo system. Presented in the table below is the sales volume for each of the car variants currently in the market. CM is looking to bring another car variant that serves the gap of eco mode and high tech package variations. ये बेसिकली पार्ट बी के लिए था। अभी भी मुझे डायरेक्टली पता नहीं चला, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि इथिक्स नहीं है, चैप्टर 10 नहीं है, मार्केटिंग सप्लाई चेन ऑपरेशंस नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मेजरमेंट विथ चैप्टर 1 to 7 स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। यहाँ तक तो मैं पहुंच सकता हूँ ना, इतना तो मुझे मार्केटिंग का एंगल तो नजर नहीं आ रहा। वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाने की बात हो रही है तो मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट से भी लिंक कर सकता हूँ, बिल्कुल इजीली हो सकता है। ट्रेंड मैं चेक करूंगा, उसकी बेसिस पे मैं स्ट्रेटेजी ही बना रहा हूँगा। गैप एनालिसिस से मैं चैप्टर 6 तक भी पहुंच सकता हूँ। तो थोड़े बहुत सारे एंगल्स हैं, एक कंसोलिडेटेड पिक्चर थोड़ी सी नहीं है। अब यहाँ पे सवाल का जो डेटा है वो आपको गाइड करेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन जो आप कर रहे होंगे उसको आप लिंक करने की कोशिश करेंगे अपने कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे लॉजिक भी आपकी चल रही होगी। अब पहली चीज क्या है कि जो भी डेटा आ रहा है आप उसको कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक नेट तो वैसे सही है, वॉइस डिस्टॉर्ट क्यों हो रही है। पहला काम आप यही करेंगे कि आप उस ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, सेल्स वॉल्यूम के अंदर जो आपका ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैं सवाल पे ये नहीं पता चल सका कि सवाल में टेस्टिंग क्या कर रही जा रही है, एग्जामिनर मुझसे क्या चीज टेस्ट करना चाह रहा है, जिस तरह मैं बहुत इजीली क्वेश्चन 1 में पहुंच गया था। अब आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? सही है, स्टार्ट करके देखना, लेट्स सी। तो मुझे अब ये पता चल गया कि यार मुझे सेल्स ट्रेंड देखने की जरूरत है, शायद उसके अंदर मुझे कोई इंसाइट मिल जाए। अब मैं कैलकुलेशन में अभी नहीं जा रहा, वो तो आप लोग कर ही रहे होंगे। एक मैं पैटर्न देखने की कोशिश करता हूँ 1 by 1। मेरे पास दो ब्रॉडर वेरिएंट्स हैं, थ्रू पावर 660 सीसीज और 1300 सीसीज। फर्दर मेरे पास या तो इको मोड होगा या हाईटेक मोड होगा। बिल्कुल 12 मार्क्स हैं तो आप सबके बारे में बात करेंगे। देखें, जब सेल्स ट्रेंड इन वॉल्यूम्स बोल दिया ना, तो उसका मतलब सारे प्रोडक्ट्स स्कोप में आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी सेल्स स्टैग्नेंट रह रही हो, तो स्टैग्नेंट क्यों रह रही है इस पे भी आप कुछ ना कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो एक अच्छी अप्रोच ये भी हो सकती है कि आपके पास 6 वेरिएंट्स हैं, 12 मार्क्स का सवाल है, छो पे बातें करेंगे, एक एनालिसिस आपके पास निकल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ 1 by 1। पहले मैं थोड़ा सा सवाल भी समझ लूँ ना कि मेरे पास दो पावर की बेसिस है, मेजर वेरिएंट्स है। हर पावर बेसिस में मेरे पास A1 A2 A3 B1 B2। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, आई डोंट नो कि इंटरनेट को क्या हो गया। यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रहा था कि मैं हर एक एक वेरिएंट पे बात कर सकता हूँ। पहले मैं बात कर रहा हूँ 660 सीसी पावर की बेसिस पे। उसमें मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक इको मोड है और हाईटेक मोड भी है। इसका मतलब एक कार के अंदर दोनों मोड्स मौजूद हैं। दूसरे वेरिएंट्स में जो लॉजिकली भी सोचूं, या तो इको मोड होगा या हाईटेक मोड होना चाहिए। इसका मतलब कौन सा वेरिएंट यहाँ पे मिसिंग है, अगर कोई मुझे बताएगा 600 सीसी के अंदर एक और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती थी।
गैप एनालिसिस तो यहीं से ही नजर आ रहा है। नो और यस एग्जैक्टली। इसका मतलब मेरे पास 600 सीसी के अंदर इको मोड नो और हाईटेक मोड यस। एक गैप मुझे मिल गया 660 सीसी में। बिल्कुल सही था। अब नीचे आता हूँ, अभी आगे नहीं जा रहा मैं प्राइसेस में और बाकी चीज़ों पे नहीं जा रहा। 1300 सीसी के अंदर मेरे पास इको मोड हाईटेक मोड दोनों मौजूद हैं। एक मेरे पास वेरिएंट है हाईटेक मोड का। यहाँ पे कौन सा मिसिंग है? हाईटेक मोड नो और इको मोड ओनली। तो मुझे इन वाली क्वेरीज पे भी आते हैं, या आप मुझसे ना पर्सनली पूछिएगा व्हाट्सएप पे। सही है, तो मुझे गैप तो मुझे इजीली मिल गया बिफोर डाइविंग इनटू द डेटा। पार्ट बी जो मेरे पास है वो मैं अब इजीली कर सकता हूँ सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल ये है कि क्या मैं सजेस्ट करूँ, किसको ना करूँ, या दोनों सजेस्ट करूँ। ये पता कब चलेगा? सेल्स वॉल्यूम के एनालिसिस की बेस पे। ये ट्रेंड देखना पड़ेगा ना अब आपको। अगर हम वन बाय वन चलें, 600 सीसी के अंदर जिसमें दोनों मोड्स मौजूद हैं, उसकी सेल बड़ी बड़ी और बढ़ ही रही है। 2019 के अंदर भी बढ़ी, उसके बाद भी बढ़ी, और एक नॉर्मल सा हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। जिसके अंदर इको मोड सिर्फ है उसके अंदर मुझे एक शार्प इंक्रीज नजर आया आफ्टर 2019। पहले बढ़ी थी 2-2 से, डायरेक्ट डबल हो गई। उसके बाद फिर 9 से बढ़ी। एक बहुत बड़ा जंप है। तीसरा जिसमें दोनों वेरिएंट्स मौजूद नहीं थे उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। ट्रेंड इज स्टेगनेंट। फिर आ जाते हैं 1300 सीसी के ऊपर। 1300 सीसी के अंदर मेरे पास क्या हुआ, जिसमें दोनों मोड्स थे, उसके अंदर मुझे एक स्टेडी इंक्रीज नजर आया, बिल्कुल वैसा जिस तरह 600 सीसी में नजर आया था। 2-2 से बढ़ी थी तो 3 से बढ़ गई, 4 से बढ़ गई। इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा मेजर इंक्रीज नहीं था। जिसमें हाईटेक मोड था वो मुझे कम होता हुआ नजर आया, पहली बार मुझे डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आया। जिसमें कुछ भी नहीं था उसकी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अभी मैंने कवर किया एक एंगल, सेल्स किस तरफ जा रही है विद द वेरिएंट। दूसरा एंगल क्या है? लिंकिंग द सेल्स वॉल्यूम विद द प्राइस। 600 सीसी की सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी है जो 16 लाख की है? 1300 सीसी की सबसे सस्ती गाड़ी जो है वो 30 लाख की है। अब मैं एनालाइज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर ग्रुप। अब यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट पिच इन किया विद द हेल्प ऑफ चैप्टर 3 और मार्केटिंग। अब ये भी ऑब्वियसली, अब जब सारी चीजों को आप लिंक करते हैं कॉन्सेप्चुअली तो ही लिंक कर पाते हैं। कंज्यूमर ग्रुप पे मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो मेरे पास एक लोअर मिडिल क्लास है या बहुत हाई एंड कंज्यूमर नहीं है, उसका पैटर्न क्या जा रहा है। अब मैंने ये नोट किया कि भाई उसका पैटर्न सिमिलर है, वो एक तरह से इनडिफरेंट है, क्योंकि उसको इको मोड हाईटेक मोड दोनों मौजूद नहीं है। उसकी बेसिक नीड क्या है? गाड़ी हो। 1300 सीसी वाला ले रहा है, वो अफोर्ड कर सकता है महंगी गाड़ी, लेकिन उसमें वेरिएंट सपोर्ट नहीं कर सकता। 660 सीसी वाला अगर गाड़ी अफोर्ड कर सकता है तो उसके अंदर भी वेरिएंट्स एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब वो बिल्कुल मिनिमम पे रह रहे हैं। तो जो मिनिमम पे रह रहे हैं वो मिनिमम पे ही रह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हमें नहीं दिखा रहे। अब आते हैं एक स्टेप ऊपर। अब देखते हैं हाईटेक हाईटेक मोड को। एक में तो अवेलेबल है ही नहीं, कौन से वाले में अवेलेबल नहीं था? पहले वाले में नहीं था कि हाईटेक मोड वाला है नहीं, तो उसको मैं एनालाइज नहीं कर सकता। अभी मैं फर्स्ट कर लेता हूँ 1300 सीसी को, सिर्फ हाईटेक मोड वाले को। यहाँ पे मुझे ड्रॉप नजर आया। इसका मतलब जो कंज्यूमर है मेरा, वो हाईटेक मोड को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर सिर्फ मैं हाईटेक मोड ऑफर कर रहा हूँ, इको मोड नहीं है, तो कंज्यूमर अब उससे पीछे हट रहा है। पहली चीज मुझे समझ में आ गई। इससे मुझे ये भी समझ में आ गया कि जो मेरे पास 660 सीसी गाड़ी के अंदर हाईटेक मोड वाला गैप था, वो मेरे पास बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ये भी थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली लिंक कर दिया।
अब आते हैं तीसरी चीज पे, इको मोड को एनालाइज करते हैं। क्या मेरे पास इको मोड वाले ऑप्शन अवेलेबल हैं? 1300 सीसी में नहीं है, 600 सीसी में है। ये वाहिद मोड है जिसके अंदर मेरी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हुई है। और अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर्स की बेसिस में भी देखूं तो हाईएस्ट सेल इसी प्रोडक्ट के अंदर हो रही है। तो इसका मतलब मुझे क्या नजर आ रहा है कि इको मोड बेसिकली, एक ने से बिल्कुल सही कहा कि फ्यूल एफिशिएंसी पे फोकस कर रहा है। फ्यूल एफिशिएंसी का कंज्यूमर को क्या फायदा हो रहा है, या फ्यूल एफिशिएंसी अगर है तो वो किस चीज से लिंक है? अगर आप कंज्यूमर है गाड़ियों के, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं? सबसे मेन चीज तो फ्यूल है जिस पे आपकी गाड़ी चलती है। जितना ज्यादा सीसी, जितने सीसी इंक्रीज होते हैं, हॉर्स पावर आपके पास बढ़ती है। जितना आपका हाईटेक मोड जो आपका है जितना ज्यादा होता है, उसकी वजह से आपकी कंजम्पशन ऑफ फ्यूल उतनी ही ज्यादा होती है। बिल्कुल सही कहा। इसी तरह जब आपका इको मोड होगा उसके अंदर फ्यूल कंजम्पशन कम से कम होगी। इसका मतलब मुझे ट्रेंड ये नजर आ रहा है कि मेरा कंज्यूमर जो है वो किसी ना किसी तरह इन्फ्लेशन के थ्रू या फ्यूल प्राइसेस के थ्रू इम्पेक्ट हो रहा है। उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इम्पेक्ट हो रही है। और उस चीज की रिफ्लेक्शन किस में नजर आ रही है? शिफ्ट टूवर्ड्स द इको मोड, शिफ्ट टूवर्ड्स द बेसिक वेरिएंट, बट विद द इको मोड। क्योंकि अगर बिल्कुल सादा वेरिएंट है तो वो कस्टमर तो इनडिफरेंट है, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मे बी वो शायद अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जो कस्टमर इको मोड की तरफ जा सकता है बाय जस्ट पेइंग 2 लाख इंक्रीमेंटल, तो उसकी फोकस होगा कि वो इको मोड पे जाके फ्यूल एफिशिएंसी को थ्रू चीजों को कैप्चर करे। बिल्कुल सही कहा आपने, इको मोड कंज्यूमर को लाजमी चाहिए। अब मुझे सवाल समझ में आ गया। अब मुझे सवाल में ये पता चल गया कि मुझे इसमें कस्टमर एनालिसिस करना था। सेल्स ट्रेंड को मुझे सबसे पहले वेरिएंट से लिंक करना था। वेरिएंट्स को आप कह सकते हैं एक तरह से डिफरेंशिएशन। सेल्स ट्रेंड को मुझे प्राइस से भी लिंक करना था, जिसको आप कह सकते हैं कि कस्टमर की कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स द प्राइस। प्राइस सेंसिटिव कितना है, प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है। अब सवाल आता है स्ट्रेटेजी बताना। इन छयों पे आपने जिस तरह हमने एनालाइज किया, आप सबका ट्रेंड देखते हुए कोई एक ना एक बात जरूर बता रहे होंगे, ट्रेंड रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है। फिर आप ये कंक्लूड कर पाएंगे एट द एंड कि मेरे पास 2009 2019 से 2020 का जो साल है, इसमें एक सडन ट्रेंड चेंज नजर आ रहा है। नॉर्मल ट्रेंड नॉर्मल चलता हुआ है पिछले 2 सालों में, लेकिन 19 से 20 के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस नजर आई हैं और ट्रेंड का रिवर्स होना भी नजर आया है इस वाले मोड के अंदर। अब मैं अपनी डिस्कशन को बेस बना के, अब एग्जामिनर की आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप यहाँ तक पहुंच गए तो अब आप फ्यूल एफिशिएंसी पे पहुंचे। आप ये भी अज्यूम करें कि मार्केट के अंदर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब यही आईकेप का तरीका है कि इंफॉर्मेशन कम होती है, वो चाहता है कि आप चीज़ों को खुद से सोचते हुए लॉजिकली लिंक करते हुए वहां तक पहुंच जाए। तो सवाल बेसिकली यही था कि एक एक्सटर्नल फैक्टर क्या चेंज हुआ, फ्यूल प्राइसेस। हायर फ्यूल प्राइसेस की वजह से आपको इम्पैक्ट आने लगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर का फोकस टुवर्ड्स द मोर फ्यूल एफिशिएंट कार की तरफ जाने लगा। जो गैप आपने आइडेंटिफाई किया था, उसके अंदर आपने 2 गैप्स आइडेंटिफाई किए, लेकिन उसमें आप रिकमेंड कौन सा कर रहे होंगे? मोर इको फ्रेंडली और फ्यूल एफिशिएंट। नहीं, कंज्यूमर परचेसिंग पावर 2020 में अगर बढ़ रही होती है फॉर एग्जांपल, तो वो महंगी गाड़ियां खरीदता ना ज्यादा। जो डबल का जंप यहाँ पे हुआ तो भाई 1300 सीसी की सेल्स बढ़ने लग जाती फॉर एग्जाम्पल। किसी की कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ती तो वो 660 सीसी से निकल के कम से कम इस बेसिक वेरिएंट पे तो आता। ये तो बिल्कुल स्टैग्नेंट चल रही है, तो कंज्यूमर परचेसिंग पावर तो नहीं बढ़ी। लिमिटेड डेटा है, लेकिन लिमिटेड डेटा पे जो इन्फर आप कर रहे हैं आप उसी तरह कर सकते हैं। मुझे बाकी चीजें नहीं पता अभी कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर इनडिफरेंट हुआ है, कोई टैक्सेस लगे हैं, उसकी इन्फ्लेशन क्या मसला है। सवाल में जो डेटा है उसके अंदर तो कंज्यूमर परचेसिंग पावर में तब बोलता इंप्रूव होती जब वो इस वेरिएंट पे शिफ्ट करता, बेसिक वेरिएंट ऑफ 1300 सीसी, जो कि बिल्कुल सेम है। अब ये तो हो गया मैंने बगैर बुक को लिंक किए हुए, हाँ लेकिन देखें बुक के कॉन्सेप्ट अभी भी यूज हुए। दिस सवाल इज प्योरली योर टेस्टिंग ऑफ योर एनालिटिकल स्किल्स। अब इसको बुक से कैसे लिंक करना है वो 5 मिनट पे लेते हैं और फिर नमाज का ब्रेक कर लेते हैं।
अब देखें अप्रोच भी उसने वही रखी हुई है कि ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स पे उसने बात की हुई है। आप भी आंसर के अंदर अच्छी अप्रोच यही कर सकते हैं, सारे वेरिएंट्स पे अगर आप बात कर लेंगे तो आप। और देखिए मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं वो क्या है, वो इन्फेरेंस है। ट्रेंड में भी प्रेशर, पेपर के प्रेशर के अंदर आप लोग शायद ना पिक कर सकें बहुत सारे लोग, लेकिन जो पिक कर लेंगे तो ये वो लाइनें हैं जो मार्क्स दिला रही हैं, जो मैंने हाईलाइट की है कि इको मोड कार्स आर बीइंग प्रेफर्ड बाय द कस्टमर, पहला ट्रेंड। कस्टमर्स आर नॉट प्रेफरिंग कार्स विदाउट इको मोड, दूसरी बात। हाई पावर्ड कार्स विदाउट इको मोड आर ऑल्सो नॉट बीइंग प्रेफर्ड, तीसरी बात। अब आप देख रहे हैं तीनों बातों में एक चीज कॉमन आते जा रही है, इको मोड प्रेफर हो रहा है, हाईटेक मोड प्रेफर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फिर भी इको मोड प्रेफर हो रहा है। दोनों बातें इसमें आ रही हैं। हाईटेक पैकेजेस इज नॉट द की फैक्टर फॉर कंज्यूमर टू बाय कार्ड आफ्टर 2019। एक और इंपॉर्टेंट चीज एनालिसिस में जो मैंने आपको बताया था, आफ्टर 2019 क्या ट्रेंड चेंज हुआ, दिस इज एक्चुअल इवेल्युएशन। Customer rather prefer cheaper car A2 with only eco mode variant and pay 2 lakh more for car A1 that has both eco and high tech mode। इसका मतलब कस्टमर जो है वो चीपर कार के अंदर तो मौजूद है, लेकिन चीपर कार में भी वो इको मोड को प्रेफर कर रहा है और 2 लाख ऊपर देने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर वाला इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कंज्यूमर इज इम्पैक्टेड बाय द फ्यूल प्राइस। तभी वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 2 लाख ज्यादा लगाने को तैयार है ताकि वो आगे बढ़ती हुई फ्यूल प्राइस से अपने आप को बचा ले। दिस इज द एक्चुअल क्रक्स ऑफ द एनालिसिस। फिर रीजन के अंदर वही वाली बात है। अब यहाँ पे आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कहना है। पेट्रोल प्राइस हाइक हो सकता है, रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट फेवरिंग स्मॉल कार्स हो सकता है, इसी तरह डिक्लाइनिंग परचेसिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे आपके ओपन कॉल है कि आप इनको किस चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। गैप्स इन द वेरिएंट जो है ये दोनों हमने इजीली पिक कर लिए थे, ये भी आप पिक कर सकते हैं, लेकिन सजेशन जो दी गई वो इको मोड ओनली की दी गई। क्यों? क्योंकि मैंने ये कॉन्टेक्स्ट बनाया। कभी भी सवालों को आपस में बिल्कुल डिसकनेक्ट नहीं करें, कोशिश करें कि पार्ट ए फ्लो करे पार्ट बी के अंदर जहाँ पे लिंक हो रहा है, ताकि आपकी एक्सप्लेनेशन लॉजिकल बने ना। ऊपर से एग्जामिनर पढ़ता हुआ आएगा, अगर यहाँ पे आके आप कुछ अजीब सी बात कर देते तो वो इसके मार्क्स ही नहीं देता आपको, क्योंकि वो बोलेगा इतने एनालिसिस का फायदा क्या जब आप गैप आइडेंटिफाई करके भी सही स्ट्रेटेजी रिकमेंड नहीं कर पाए। अब आते हैं किसी तरह सवाल को किस तरह लिंक कर सकें हम चैप्टर्स में। चैप्टर 6 के अंदर नेचर ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इज मोर क्लोजली लिंक विद द क्वेश्चन, जिसको जब आप थ्योरी पढ़ते हुए गए होंगे तो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये इस तरह भी टेस्ट हो सकता है। लेकिन ये एक एक एलिमेंट है कि आप इसको लिंक कर सकते हैं कि यार इसने टाइम सीरीज एनालिसिस में पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल डेटा गिवन था, सीजनल वेरिएशन नहीं थी, लेकिन कस्टमर जिन चीजों से इम्पैक्ट हो रहा था उसकी वेरिएशन मुझे गिवन थी, जिसको एनालाइज करके मैं कोई इंसाइट निकाल पा रहा था। पहला एरिया। दूसरा एरिया इज द गैप एनालिसिस, अगेन चैप्टर 6, जिसके अंदर आपने गैप में क्या प्रिडिक्ट करना होता है कि बेसिकली कौन सा स्ट्रेटेजिक स्पेस मौजूद है, कौन सा वेरिएंट है। वेरिएंट किस में फॉल कर रहा होगा आपका? प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली कैटेगरी के अंदर कहाँ पे गैप नजर आ रहा है, जिसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी अबव एनालिसिस। ये दो टॉपिक थे जो आपके मोर क्लोजली इससे इंटरलिंक्ड है। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का। 10 मिनट का लें, 15 मिनट का आप लोग बता दें, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि हम लोग मगरिब के बाद क्लास लेके ना जाए, 5:30 तक खत्म कर दें, क्योंकि हमने अभी दो मेन एरिया तो डिस्कस कर लिए। मार्केटिंग हमारे पास रह गया है, चैप्टर 10 वाला रह गया और एथिक्स वाला रह गया। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम 4:20 तक आ जाते हैं। 4:20 पे फिर हम रिज्यूम कर लेते हैं और बिफोर मगरिब एंड कर देंगे। सही है, एग्रीड। ओके।